नमस्कार। आज की कहानी है गुलमोहर। सावित्री देवी की नजरें खिड़की के पार आकाश के दूसरे छोर पर फैले नीले रंग पर टिकी थी। बादल बार बार आते और अपने रंग बिखरा कर चले जाते, कभी काला कभी गहरा स्लेटी। वैसे ही रंग उनके दिलो दिमाग में ढंकते चले जा रहे थे। तेज तेज आवाजों के बीच में अपने बच्चों के चेहरे के नकाब खिसक खिसक कर बादलों का रूप भरकर उनके दिल के आकाश को ढक रहे थे। अरुणा फूले मुंह से छोटी ननंद शिप्रा को बता रही थी कि फ्रिज के लिए तो बाबूजी ने खुद भी कहा था कि बड़े सोमेश के यहाँ भी फ्रिज आ गया है, छोटे राजेश के यहाँ भी, बस बिचले ब्रिजेश के पास फ्रिज नहीं है। वह लेकर क्या करेगा, हमारा ले लेगा। लेकिन पिछले साल फ्रिज खराब हुआ तो पैसा सोमेश ने लगाया था। विदेशी बड़ा दो दरवाजे का फ्रिज देखकर हर किसी का मन मचल जाता था। अब तो मिलता ही नहीं, जब पापा ने खरीदा तब ही 10,000 का था। अब तो बहुत कीमती होगा। फ्रिज क्या है, पूरी बड़ी अलमारी है, सब रसोई भर दो। अब क्योंकि सोमेश ने एक बिगड़ा पुर्जा ला दिया था, इसलिए सोमेश ने अपना हक जता दिया था। कहा था इसमें पैसा मैंने लगाया, साथ ही मेरी गृहस्थी बड़ी भी है। मेरा फ्रिज बहुत छोटा है, उससे पूरा नहीं पड़ता। फ्रिज वह ले जाएगा और अपना छोटा फ्रिज माँ के लिए भेज देगा। अकेली माँ इतना बड़ा फ्रिज का क्या करेगी। बिजली बहू अरुणा की आकाशों पर तुषारपात हुआ और वह रूठ गई थी। बड़े हैं तो क्या, सब चीज़ों पर उन्हीं का अधिकार बनता है। अपने आप फैसला कर लिया, हमें अधिक ज़रूरत है। छोटा फ्रिज लेना होता तो हम नहीं ले सकते थे क्या। एक एक कर घर की सभी वस्तुओं के हिस्से बंटवारे हो रहे थे, लेकिन सावित्री देवी का दिल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा था। सुधा बीच बीच में कान में फुसफुसा देती, माँ अभी जेवर पर हाथ मत लगने देना, तुम्हारी जिंदगी पड़ी है, नकद भी मत देना। देखा कैसे सब बस लेने की सोच रहे हैं, एक बार भी सोचा है तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा। सुधा की ओर उदास आंखों से देख सावित्री देवी ने नजरें तीनों बेटों और दोनों बेटियों पर डाली। सबके चेहरे उत्तेजना और उत्कर्ष से भरे थे कि किसको क्या मिलेगा। चिर परिचित घड़ी आई थी, जब जब घर पर बच्चे आते अपनी पसंद की चीजों पर नजरें गाड़ कर देखते थे। था भी तो अनंत बाबू को शौक शाही सामान खरीदने का। अखरोट की लकड़ी की नक्काशीदार ड्रेसिंग टेबल, ईरानी कालीन जिसकी मोटाई भी गद्दे जैसी थी, हर शहर की उत्तम वस्तुओं के साथ विदेशी सामान का भंडार जो आधुनिक युग में अलभ्य हो गया है, जबकि उनके समय मिलता ही नहीं। थपता है अम्मा, जो तुम्हारे पास 50 कांच की तश्तरियां रखी है, वैसे तो अब बहुत महंगी है, वो भी एम्पोरियम में है। कोई कहता संगमरमर की इतनी बड़ी मेज पता है अब तो हजारों में आएगी। तो सावित्री देवी बरामदे में उपेक्षित पड़ी मेज को हैरानी से देखती और कहती, पता नहीं, तब तो तुम्हारे बाबू 200 रुपए की आगरा से लाए थे। ड्राइंग रूम में खड़ी आम कदम संगमरमर की परी के बूथ पर सबका दिल था। सबने अपने अपने घर का एक एक कोना उसके लिए खाली कर रखा था। अब तो माँ इन चीजों को विदेशी ही खरीद पाते हैं, और वो भी करोड़पति। उनका मन हुआ चीख चौंक कर कहे, क्या इस हाड़ मांस को किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्या पति के साथ उनकी जिंदगी भी खत्म हो गई। जब तक वो है, वो इस घर से कुछ नहीं ले जाने देगी। ले जाना है तो एक बार तो फूटे मुंह से कहो कि माँ को मैं ले जाऊंगा। पर उनका इस घर में क्या होगा, परंतु शायद उनकी किसी भी घर में जरूरत नहीं है। सबके घर में अलमारी, मेज, सोफा सेट के लिए कोने खाली है, पर कोना ऐसा खाली नहीं है जिसमें माँ समा सके। उनके घरों की साज सज्जा से पुराने ढंग की माँ मेल नहीं खाती हो। पुरानी 5 शोशे की बटावदार मेज पर पॉलिश होकर नायाब चीज बनेगी, माँ तो उस घर को बदसूरत बना देगी। दिल की धड़कन उमड़ते आंसुओं से छन छन कर सुखा रही थी। ऐसे लोगों की बातों पर क्या रोना। नहीं लगता है कि इन्हें एहसास है कि माँ नाम का जीव, जिसने कभी दिन रात का सुख चैन गंवाकर अपने रक्त मांस से इनको
गढ़ा और सोच सोच कर दिल में आशाएं बनाई थी कि ये उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तीन तीन बेटों की माँ होने पर नाज था उन्हें, पर कौन उनका सहारा है? क्या वह नौकरानी जिसका इंतजाम करके जा रहे हैं, या वह चौकीदार जो पीछे की कोठरी में रहने के एवज में रात में कोई घर में घुसकर सामान न लूट सके, इसका ख्याल रखेगा? कल को वही चौकीदार रात में गला दबा जाए तो इसके लिए हिदायतें हैं। माँ, जेवर पैसा कुछ भी घर में मत रखना। माँ को मारकर तब ही तो सामान ढूंढेगा। हारी बीमारी तो किस्मत में लिखा कर ही नहीं लाई, शायद पता नहीं प्राण छोड़ते समय 2 बूंद पानी डालने वाला भी होगा कि नहीं। अगर सोमू के बाबू रहते तो चिंता नहीं थी। वो फिर बाहर की ओर आंगन में लगे गुलमोहर के पेड़ को देखने लगी। उसके नीचे अनंत बाबू की झूलने वाली आराम कुर्सी पड़ी थी। उन्हें लगा कुर्सी झूल रही है और अनंत बाबू सिर टकाए झूलते हुए कह रहे हैं, देखा सोमू की माँ, बहुत नाज था ना तुम्हें। इन्हीं डॉक्टर इंजीनियर पर कितनी सूखी गृहस्थी थी तुम्हारी। पर क्या सच में यह तुम्हारी गृहस्थी है? तुम तो मात्र आया हो इनकी, पिछले जन्म में कर्ज लिया होगा इनसे वही चुका रहे हैं हम। कोई किसी का नहीं होता, सब के पीछे होता है स्वार्थ। हमारा भी तो स्वार्थ है ही ना, कि बड़े होकर हमें ये पालेंगे। पर जिसका स्वार्थ अधिक बलवान होता है वही जीतता है। सुबह से शाम का अधिकांश भाग अनंत बाबू का इसी कुर्सी पर बीतता था और इसके पास छोटी चौकी डालकर सावित्री देवी घर के काम निपटाती रहती थी। अखबार पढ़ने से लेकर चाय खाना सब इसी कुर्सी पर होता था। यहाँ तक कि कभी कभी दोपहर की नींद भी वो इसी कुर्सी पर ले लेते थे। चौकी पर बैठी सावित्री देवी सारे मोहल्ले पड़ोस को सुनाती रहती। सबका अंत यही निकलता था कि उनके सच्चे कितने लायक निकले हैं। वे अधिकतर कहते, हो जी, तुम्हारे बेटे हैं ना, पता लगेगा कौन कितने पानी में है। चलो 4 4 महीने रह आते हैं तीनों के घर, सो मत कहो कि सिर आंखों पर रखेंगे। पर सब यहाँ आते रहते हैं, उनका मन बदल जाता है। सोमू की माँ, उनका मन बदल जाता है, ये तो तुमने सोचा? कभी उन्होंने सोचा कि तुम्हारा भी मन बदल जाए? कभी किसी ने कहा कि बाबू अम्मा कुछ दिन रह जाओ? हाँ, जब तक काम पड़ता है तब झट अम्मा याद आ जाती है। अरे मैं जमाना देखता हूँ, जमाना सच ही कहा था। एक गहरी सांस निकल गई। माँ, भात पाच की बात कर रहे हैं, क्या कहती हो तुम? सुधा की फुसफुसाहट से ध्यान बंट गया। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, करते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम लोगों को क्या कमी है जो भात पच की तुम्हें आवश्यकता है? अब कुछ जमाने के साथ चलो, कहकर वे उठ गई। आवाक सुधा मुंह देखती रह गई। यह भी कैसी बात कर रही है? दूसरे दिन एक एक कर सब विदा लेने लगे थे। जो सामान साथ जा सकता था ले जा रहे थे, न जा सकने वाले को अपने हिसाब से ढक कर दाब कर बंद कर रहे थे। दबी जुबान से सबने बहुत चाहा था, माँ गहने जेवर नकदी का भी बंटवारा कर दें, कल को उन्हें कुछ हो गया तो तब क्या होगा? पर सावित्री देवी चुपचाप बिना जबान दिए अपना काम करती रही। पर मन में ज्वालामुखी धधक रहा था। कहना चाह, किराए की बेटे खरीदूंगी जिसके बल पर हारी बीमारी में सेवा करा सब, और तुम लोगों के सामने हाथ फैलाने से बच जाऊं, बल्कि जब कभी तुम आओ तो खर्च भी कर सकूं। निर्लिप्त चेहरे को देख अधिक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चलते समय सोमेश कह गया, आज से ही बाहर 2 जने सोया करेंगे, मैंने इंतजाम कर दिया है। माँ, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। सुधा लिपट कर रोती हुई बोली, माँ अपना ध्यान रखना। जबकि सावित्री देवी हर किसी की हिदायतों को सुनती आने वाले भयावह दिनों के लिए सहारा कैसे ढूंढ रही थी। वे आने वाले सन्नाटे को चीर पाएंगी। राजेश ने जैसे ही वह आराम कुर्सी उठाई, वो एकदम जोर से चीख पड़ी, नहीं, उसे वहीं रख, उसे छूना भी मत। राजेश छिटपिटा गया। आश्चर्य से माँ की ओर देखता धीरे से पैर छू बाहर निकल गया। एक एक कर सब चले गए। वे गुलमोहर के पेड़ के नीचे अपनी पुरानी जगह चौकी पर आ बैठी और
कुर्सी के सहारे सिर टिकाकर बोली, सोमू के बाबू वो तुम्हें भी ले जाना चाहते हैं, तुम्हारी यादें ले जाना चाहते हैं। अब वे यादें ही तो मेरा सहारा है। और फफक फफक कर रो उठी और गुलमोहर के फूल उन पर झड़ते रहे। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।